चलिए सिंपल क्यूब के लिए अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली थी, अब हम फेस सेंटर्ड को देखेंगे। एक बार सिंपल क्यूब का फाइनल देख लेते हैं। सिंपल क्यूब के लिए रेडियस आई हमारी a/2, नंबर ऑफ एटम्स आए हमारे पास 1। सिंपल क्यूब के लिए फॉर्मूला आया हमारे पास AB। सिंपल क्यूब के लिए डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आया Z/m A³ इंटू n0, जहाँ Z एटॉमिक नंबर है और यहाँ 1 रखा जाएगा सिंपल क्यूब के लिए। और पैकिंग फ्रैक्शन आया हमारे पास 0.54 या फिर परसेंटेज में 54%। तो ये सारी चीज़ें सिंपल क्यूब के लिए थी। अब हमें यही काम करना है फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए। अब फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए अगर बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होता है, इसके लिए आप ये देखिए, ये डस्टर है और ये इसके हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 6 फेसेस होते हैं। तो एक फेस को उठा रहा हूँ मैं, इस वाले फेस को उठा रहा हूँ। क्यूब का अगर एक फेस आगे से उठाया जाए तो हमारा एक क्यूब का एक फेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्यूब का फेस अगर इस तरीके से होगा तो इस फेस पर क्या होंगे, एटम्स इन्वॉल्व होंगे। एक एटम, दूसरा एटम इन्वॉल्व होगा, इसी तरीके से तीसरा एटम, थर्ड एटम यहाँ इस कॉर्नर पर इन्वॉल्व होगा और फोर्थ एटम इस कॉर्नर पर इन्वॉल्व होगा। और हमने कहा था सेंटर में भी एक पूरा एटम रखा होता है, ठीक है, हर फेस पर सेंटर पे भी एटम रखा होता है। अब ये जो होगी, ये इस एटम के लिए क्या होगी, रेडियस, ये इस एटम के लिए क्या होगी, रेडियस, और ये इस एटम के लिए क्या होगी, R और R, यानी 2R होगी। इसको अगर मैं P कहूँ, इसको मैं Q कहूँ और इसको मैं R कहूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हम इस एज को क्या मान रहे हैं, एज लेंथ मान रहे हैं A। तो अब अगर मैं देखूँ तो PQ कितना है हमारे पास, PQ इज इक्वल टू है इस एटम की R प्लस इस एटम की R प्लस बीच में जो पूरी R प्लस R यानी 2R। तो टोटल PQ हमारे पास हो गया 4R के बराबर। अब अगर मैं पाइथागोरस पर मैंने लगा दूं, यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PQR, इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं कर सकता हूं PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो गया, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू हो सकता है अंडर रूट PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू PR का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो PR स्क्वायर, PR कितना है, ये भी ये है, तो क्योंकि ये क्यूब है तो ये भी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इस तरीके से। और PQ इज इक्वल टू हो जाएगा √2A या फिर √2A हो गया, A बाहर आ गया, ठीक है। PQ इज इक्वल टू √2A और इस PQ की वैल्यू कितनी है, अभी अभी देखी थी 4R, तो हमने यहाँ 4R इज इक्वल टू √2A रख दिया। और अगर मुझे यहाँ R देखना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा √2A/4, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास कितनी आई, R इज इक्वल टू √2/4A। अगर इसको और सिंप्लीफाइड करूँ रेडियस को, तो रेडियस को और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, √2A/4 में अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2A/√2, 4√2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2√2। तो रेडियस चाहे हम A/2√2 यूज़ करें, चाहे हम √2A/4 यूज़ करें, दोनों ही सही हैं। ये इसको हमने और सिंप्लीफाइड कर दिया। तो इन शॉर्ट FCC के लिए जो रेडियस आई है वो कितनी आई है, R इज इक्वल टू A/2√2। और वहाँ सिंपल क्यूब के लिए रेडियस आई थी A/2 और FCC के लिए रेडियस आई है A/2√2। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आ रहा है, वैसे तो होप सो आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अगर 1% कहीं स्किप भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल फॉर्मूले की नीड है, हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स की बात आती है। नंबर ऑफ एटम्स की जब बात आती है तो हम नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ फेस है, ये एक फेस है और एक फेस पर अगर हम फेस सेंटर्ड बनाते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये बनेगा, और यहाँ पर हर कॉर्नर्स पर एटम, सारे कॉर्नर्स पर एटम के साथ साथ 6 फेसेस होते हैं, सब पर एक एक एटम। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पर, तो कॉर्नर्स हैं हमारे पास 8 और हर कॉर्नर पर कितना एटम इन्वॉल्व होता है, 1/8, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से फेस कितने हैं हमारे पास, 6, और एक फेस पर कितना एटम इन्वॉल्व होता है, हाफ, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 3 जा 6 और 8 1 जा 8, मीन्स टोटल एटम्स कितने आ गए, यानी फेस पर कितने इन्वॉल्व हैं 3 और कॉर्नर पर कितने हैं 1, तो टोटल एटम कितने हो गए हमारे पास
यानी फेस सेंटर्ड कितने एटम से मिलकर बनता है 4। तो दूसरा भी कंसेप्ट हमारे पास आ गया और वो क्या है नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारा फेस सेंटर्ड 4 एटम से मिलकर बनता है। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए अगर हम कहें कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा फेस सेंटर्ड का, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा फेस सेंटर्ड के लिए। अब इस फेस सेंटर्ड के लिए जो कॉर्नर्स पर रखे हैं हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कॉर्नर्स पर तो ए एटम रखा है और जो फेसिस पर रखे हैं वो बी रखे हैं, फेसिस पर सारे बी हैं। अब कॉर्नर्स पर कॉर्नर कितने हैं हमारे पास 8 और कॉर्नर्स पर कौन रखा है ए, और ए का कितना पार्ट रखा है a/8। तो कॉर्नर्स पर एक्चुअल में कितना एटम बना रहा है ए, यानी पूरा ए इन्वॉल्व हो रहा है कॉर्नर्स पर। इसी तरीके से फेसिस हमारे पास कितने होते हैं 6 और हर फेस पर कितना बी का पार्ट रखा है b/2, क्योंकि हमें पता है फेस पर हाफ रखा होता है तो b/2, 2 3 6। तो अगर इन दोनों का रेशियो वाइज देखें तो क्या फॉर्मूला आएगा AB3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला आ गया AB3। ठीक है, तो AB3 फॉर्मूला यानी रेडियस हो गई ये, फॉर्मूला हो गया हमारे पास AB3, फॉर्मूला हो गया हमारे पास AB3। अब बारी आती है डेंसिटी की। तो बच्चों डेंसिटी में कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट हम इसको रब कर देता हूं मैं, लास्ट हमने डेंसिटी निकाली थी तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू N0 फाइंड की थी, वही होगी। डिफरेंस क्या है, तो यहां Z इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि Z होता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, और यहां पर नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व है 4। तो बस FCC के लिए Z हमें क्या रखना है 4, और हमें सिंपल क्यूब के लिए Z कितना रखना है इसी फॉर्मूले के अंदर 1, और FCC अगर हमारे न्यूमेरिकल में आता है तो वहां Z कितना रखना है 4। M क्या है एटॉमिक मास, जो एटम मिलेगा हमें न्यूमेरिकल में वो रख देंगे उसका मास। A³ जितनी एज मिलेगी वो रख देंगे। N0 एवोगैड्रो मास होते ही हैं। तो Z जो है FCC के लिए 4 रखा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। ठीक है, और सिंपल क्यूब के लिए Z रखा जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला भी हो गया हमारे पास डेंसिटी। इसके बाद आता है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में हमने क्या किया था, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, टोटल एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितने एटम है FCC कितने एटम से मिलकर बनता है 4, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, और एटम्स कितने हैं 4, तो इंटू 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है A³। फिर दोबारा अब यहां R की जगह मैं क्या रख सकता हूं, R की वैल्यू कितनी है FCC के लिए A/2√2। तो जब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं मैं इसको, तो क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 × 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, R की जगह मैं रखूंगा A/2√2 की क्यूब अपॉन A³। जब मैं इस सारे डाटा को सॉल्व करके लाऊंगा तो मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन आता है बच्चों यहाँ पर 0.74। और अगर मैं इसे परसेंटेज में करूं तो सारे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और इसको भी 100 से करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी 74%। मीन्स इसका मतलब क्या है कि फेस सेंटर्ड क्यूब में 74% वॉल्यूम एटम्स के थ्रू ऑक्यूपाइड होता है, और 100 में से जब हम 74 माइनस कर देंगे तो 100 में से 74 माइनस करने पर 26% वॉल्यूम क्या रहेगा फ्री। तो 26% फेस सेंटर्ड में फ्री रहता है और 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है। तो ये सारा डाटा है, यानी अब मैं यहाँ पर FCC के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सारा डाटा जो हमने फाइंड किया है। FCC के लिए जो रेडियस फाइंड की है वो क्या है A/2√2, FCC के लिए रेडियस है। FCC के लिए एटम्स फाइंड कराए हैं यानी Z फाइंड करा है हमने 4। FCC के लिए फॉर्मूला फाइंड करा है हमने AB3। FCC के लिए हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड करी है Z × M अपॉन A³ × N0, जहां Z इज इक्वल टू 4 रखेंगे, और FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है हमने 74%। फ्री स्पेस कितना है, फ्री वॉल्यूम कितना है, तो फ्री वॉल्यूम है FCC में 26%। तो ये डाटा हमारा FCC का हो गया। आप इसको देखिए एक बार और उसके बाद हम चलते हैं BCC की ओर।
होप आपने ये सारा चीज़ें देख ली होंगी। अब हम बात करते हैं BCC की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। BCC के लिए काम करेंगे अब हम। अब BCC के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारे पास आता है कि BCC में थोड़ा सा आपको समझना है। BCC क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमें क्या समझना है, थोड़ा सा इस बात को समझिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब जब बनती है तो उसमें कॉर्नर्स पर एटम इन्वॉल्व होते हैं। कॉर्नर्स के बिना तो क्यूब बनेगा ही नहीं, तो कॉर्नर्स पर एटम इन्वॉल्व हैं। कॉर्नर्स के साथ साथ हमने पढ़ा था कि कॉर्नर पर एटम इन्वॉल्व तो होते ही हैं और एक कंप्लीट पूरा एटम मिड में रखा होता है, मिड में, बीच में रखा है। अब आप इमेजिन करिए कि देखिए, अब जैसे ये क्यूब है, वैसे तो ये क्यूबॉइड है, मैं फिर बता रहा हूँ ये क्यूब है। तो क्यूब में अगर मैं इसका देखूँ डायगोनल, तो ये एक डायगोनल ये है, यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाऊँ तो एक डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाऊं तो 2 डायगोनल। यानी ये कौन से डायगोनल हैं? फेस डायगोनल। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर से इस नीचे वाले कॉर्नर को मिलाऊं, इस कॉर्नर से इस इधर वाले कॉर्नर से, यानी अगर ये रूम है तो मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाऊं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाऊं, तो क्या होगा? जब मैं यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाऊंगा तो बीच में जो एटम है वो भी रखा होगा, मिलेगा मुझे। यानी मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जब मिलाया तो क्या हुआ? जो बीच में एटम है वो भी तो इसी कट पे आया। तो ये है सिचुएशन। अब देखो, ये वाला जो डायगोनल है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। लेकिन जब ये और ये मिलेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अभी जो बॉडी डायगोनल है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी a√3। बस आपको ये याद रखना है, ज़्यादा मैथमेटिकली डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी a√3। ठीक है, और यहाँ एटम उसी तरीके से इन्वॉल्व होगा, हाफ, फुल, हाफ। लेकिन जब ये वैल्यू आएगी तो ये कितनी आएगी? a√3। अब a√3 आएगी और इसका जो ये वन साइड आएगा ये क्या आता है? a√2। अगर आपको ये पता लग गया तो अब सारा काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, अब सारा काम हमारा आसान हो गया। और ये a√3 किसके बराबर होगा? r, 2r और r। तो ये जो a√3 है ये एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगा? 4r के। और अगर r को सेपरेट करूं तो क्या हो जाएगा? a√3/4। तो रेडियस इस बार कितनी आ गई? a√3/4। ये किसके लिए है? तो ये BCC के लिए है। BCC के लिए रेडियस है हमारे पास a√3/4। BCC के लिए रेडियस आई हमारे पास a√3/4। ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको, ये नॉर्मल डायगोनल नहीं है, ये बॉडी डायगोनल है, यहाँ से यहाँ वाला। और अगर आपको ये भी कंसेप्ट, अगर आप बायो से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है मैथमेटिकली टर्म, तो आप सिंपल समझो कि BCC के लिए रेडियस होती है a√3/4। हमें तो न्यूमेरिकल में ये यूज़ करना है, डेरिवेशन नहीं करना। ये तो सारा हाइपोथेटिकल काम चल रहा है जो आपको केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो उससे भी अच्छी बात, आप डायरेक्ट याद कीजिए। इसके बाद बच्चों बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने क्या कर लिया? रेडियस फाइंड कर ली। नंबर ऑफ एटम्स, तो कॉर्नर पर कितने हैं? 8 कॉर्नर, और कॉर्नर पर 1/8, तो क्या हुआ? 1, और एक पूरा सेंटर में। कॉर्नर पर हमारा एटम इन्वॉल्व हुआ 1, और सेंटर में तो पूरा 1 है, सेंटर में तो पूरा 1 है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 1 और 1 2। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास 2। BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स आते हैं हमारे पास 2। उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर ये सारे कॉर्नर्स पर A रखा है और बीच वाला जो सेंटर में वो B है, तो क्या होगा? कितने कॉर्नर्स हैं? 8, और A कितना इन्वॉल्व होगा कॉर्नर्स पर? a/8। और B क्या है? B तो अकेला है तो B ही रख दिया, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, रेशियो क्या आया? AB। तो फॉर्मूला क्या आया? AB। यानी BCC के लिए जो अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, BCC के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा क्या होगा? AB। BCC के लिए फॉर्मूला क्या होगा? A। रेडियस होगी a√3/4, नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2, फॉर्मूला होगा AB। डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z × m/a³ × n0। लेकिन डेंसिटी जब BCC के लिए न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो वहां Z की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? जितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं। और कितने एटम से बना है BCC? 2। तो यहां पर BCC के लिए Z इज इक्वल टू क्या होगा? 2। मास जो एटम हमें न्यूमेरिकल में मिलेगा, a³ जो हमें वैल्यू देगा, n0 तो फिक्स है 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं। तो यहां से हमारा BCC के लिए भी फॉर्मूला फाइंड हो गया।
क्लियर होती है ये सारी बातें। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन की जब मैं बात करूंगा तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम, इस बार कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 2, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। फिर दोबारा वही काम, इस बार क्या होगा, तो इस बार भी कुछ नहीं करना, टोटल एटम कितने हैं 2, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल एटम का वॉल्यूम कितना होगा, टोटल का वॉल्यूम क्योंकि साइड कितनी है हमारी ए तो ए क्यूब। इस बार आर की वैल्यू आप क्या रखोगे, इस बार आर की वैल्यू रखोगे a√3/4, यानी अगर आप यहाँ पर 2 × 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब की वैल्यू a√3/4 की क्यूब करते हैं, और नीचे क्या आएगा आपका a क्यूब, और अब a क्यूब करने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो इसके लिए जो आपका वैल्यू निकल के आने वाली है वो वैल्यू आने वाली है आपकी 68%, 68%। यानी वैसे तो वैल्यू आएगी आपकी 0. दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.68, लेकिन आप इसको इंटू 100 अगर परसेंटेज में निकाल के लाते हैं, सारे डाटा को इंटू 100 करते हुए लाते हैं, तो यहाँ भी इंटू 100 होगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 68%। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 68%। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बीसीसी के लिए भी कंप्लीट हो गया। एक बात, यूनिट सेल के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेडियस, रेडियस के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो यूनिट सेल के अगर मैं सिंपल क्यूब की बात करूँ तो सिंपल क्यूब के लिए रेडियस होती है r = a/2 जो हमने निकाली थी, नंबर ऑफ एटम्स 1 आते हैं, डेंसिटी d = z × m/a³ × n0 होती है, जहाँ पर z = कितना रखना है 1, किसके लिए, सिंपल क्यूब के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन की बात आती है तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास कितना होता है 54%। वहीं पर बॉडी या फेस सेंटर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस आएगी a/2√2। नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो सॉरी फेस सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ एटम आते हैं, एक कॉर्नर्स पर इन्वॉल्व होता है और वहीं पर जो फेसेस पर होते हैं वो 3 इन्वॉल्व होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4। डेंसिटी, डेंसिटी फिर दोबारा वही आने वाली है z × m/a³ × n0, लेकिन इस बार जो z होगा वो कितना रखा जाएगा, z 4 रखा जाएगा। और परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो परसेंटेज आती है 74%, 74%। बीसीसी के लिए बात कर रहा हूँ, बीसीसी के लिए रेडियस यहाँ तो 2√3 था, यानी √2 था, और वहाँ क्या अंतर होता है, यहाँ और वहाँ देखो सबसे बड़ा अंतर है, आप लोग भूल जाते हो, तो यहाँ और वहाँ में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहाँ √2 यूज़ कर रहे हैं और वहाँ √3 यूज़ करते हैं, तो हम r = कहते हैं a√3/4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। बीसीसी एटम्स एक कॉर्नर पर, मतलब एक टोटल कॉर्नर पर और एक सेंटर में, तो 2। d = फिर दोबारा होगा z × m/a³ × n0, लेकिन इस बार z कितना रखेंगे बीसीसी के लिए 2 यहाँ पर। और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन अभी यहाँ लिखा भी है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अभी निकाला भी था 68%। तो ये हमारा ऑल ओवर चार्ट बन जाता है, ठीक है, जिसको हम कवर कर लेंगे और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए देखते हैं इसको, आप इसको देख लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।